खासकर घर बैठे ऑनलाइन कमाई करने के मौके। हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है जो 2026 में ऐसे ही 10 तरीकों का जायजा लेती है। मतलब कहाँ से शुरू हुए, अब क्या हाल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा और आगे क्या हो सकता है। काफी दिलचस्प लग रहा है। तो आज हम इसी रिपोर्ट की कह सकते हैं तह तक जाएंगे। देखेंगे कि इसमें कौन सी बातें सबसे काम की हैं, कौन से मौके असल में मौजूद हैं, उनमें क्या पेंच हैं और भविष्य की तस्वीर क्या बन रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उन तरीकों से जहां सीधे अपने हुनर का इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले बात फ्रीलांसिंग की, जैसे लिखना, डिजाइन करना, वेबसाइट बनाना वगैरह। हाँ, ये फ्रीलांसिंग का चलन अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मतलब 2010 के बाद काफी बढ़ाया। रिपोर्ट साफ दिखाती है कि 2026 तक भी इसकी मांग रहेगी, क्योंकि कंपनियां बाहर से टैलेंट हायर करना पसंद कर रही हैं। और आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो बड़े फायदे हैं। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन रिपोर्ट चुनौतियों का भी जिक्र करती है, जैसे कमाई का ऊपर नीचे होना। बिल्कुल, और प्लेटफॉर्म की फीस भी है। हाँ, और बढ़ता कंपटीशन भी। सही, और कभी-कभी वो पेमेंट में धोखाधड़ी का डर भी रहता है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक फ्रीलांसिंग मार्केट और ज्यादा प्रोफेशनल होने की उम्मीद है। प्रोफेशनल मतलब बेहतर नियम आ सकते हैं, सुरक्षित पेमेंट के तरीके, स्किल वेरिफिकेशन जैसी चीजें। अच्छा, तो ये सिर्फ स्किल बेचने का खेल नहीं रहेगा। इसमें टिके रहने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्लाइंट से अच्छे रिश्ते बनाना और अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये सब ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ स्किल होना काफी नहीं, उसे मैनेज करना भी सीखना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। वैश्विक स्तर पर देखें तो वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, यूएक्स यूआई डिजाइन, इनमें मांग ज्यादा है। और भारत में? और भारत में रिपोर्ट बताती है कि आईआईटीज और दूसरे अच्छे संस्थानों से निकले फ्रीलांसर्स विदेशी क्लाइंट से अच्छी कमाई कर रहे हैं, खासकर अगर वो अपवर्क या फाइवर पर अपने प्रोफाइल को कायदे से चमका के रखते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब दूसरे तरीके पर आते हैं जो बहुत पॉपुलर हुआ है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, टीचिंग या कोचिंग। सही कहा, ये 2000 के दशक में शुरू हुआ था, पर कोविड-19 ने तो इसे एक तरह से रॉकेट ही लगा दिया। हाँ, वो तो है। VIP किड, बायजूस, चेक जैसे नाम इसी दौरान खूब चमके। रिपोर्ट कहती है कि 2025 से 2030 के बीच इसमें अच्छी खासी करीब 15% CAGR, मतलब मोटे तौर पर सालाना 15% की औसत बढ़त देखने को मिल सकती है। 15%? ये तो काफी है। हाँ, स्कूल, कंपटीशन एग्जाम और नए स्किल सीखने वालों की तरफ से मांग लगातार बनी हुई है। इसके फायदे तो दिखते हैं, मांग स्थिर है, घंटे के हिसाब से अच्छी कमाई हो सकती है और टाइम भी फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन इसमें भी दिक्कतें होंगी। हाँ, दिक्कतें तो हैं, जैसे प्लेटफॉर्म अपना कमीशन लेते हैं, स्टूडेंट्स को लंबे समय तक जोड़े रखना एक चुनौती है, और कभी-कभी लोकल पेमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ भविष्य में AI का रोल दिलचस्प हो सकता है। AI? अच्छा, कैसे मदद करेगा? रिपोर्ट के अनुसार AI टूल्स जैसे कि एडेप्टिव लर्निंग, मतलब छात्र के हिसाब से सीखने का तरीका बदलना, या ऑटो ग्रेडिंग, जहाँ कॉपियां खुद जंच जाती हैं। अच्छा, ये टीचर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ, वो पर्सनल टच तो चाहिए ही होगा। बिल्कुल, खासकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी या सॉफ्ट स्किल्स सिखाने में इंसान का गाइडेंस तो चाहिए ही होगा। भारत में नीट, IIT JEE या बोर्ड एग्जाम की कोचिंग और हाँ, अंग्रेजी सिखाने वाली क्लास घर बैठे कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुकी हैं। अच्छा, स्किल बेचने के अलावा रिपोर्ट एक और दिलचस्प तरीके पर रोशनी डालती है, जहां सीधे तौर पर सर्विस दी जाती है। रिमोट कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट या घर से BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम। ये तो काफी समय से चल रहा है ना? हाँ, ये 90s के दशक में आउटसोर्सिंग के साथ शुरू हुआ और फिर 2010 के बाद रिमोट काम का कल्चर बढ़ने से इसे और हवा मिली। रिपोर्ट बताती है कि 2026 तक आवाज, चैट या ईमेल से कस्टमर सपोर्ट देना, सोशल मीडिया संभालना जैसे रिमोट कामों की मांग फिर से बढ़ी है। तो इसमें फायदा ये है कि एक स्थिर इनकम मिल सकती है। हाँ, खासकर अगर भाषा पर अच्छी पकड़ हो। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी बताए गए हैं, जैसे काम का बोरिंग होना, शिफ्ट का टाइम अलग होना। सही पकड़ा, काम दौरा वाला हो सकता है और सैलरी भी कुछ बाजारों में कम होती है। और हाँ, AI चैटबॉट का आना। हाँ, वो तो है।
AI चैटबॉट आसान रूटीन वाले सवाल तो अब संभालने लगे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट का अंदाजा है कि भविष्य हाइब्रिड होगा। एआई आसान काम करेगा, इंसान मुश्किल और पेचीदा मसले सुलझाएंगे। तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल समझ ज्यादा जरूरी हो जाएगी। एकदम। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल समझ का महत्व बढ़ जाएगा। भारत में जिनकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छी हैं, उनके लिए सपोर्ट रोल्स में मौके बने रहेंगे। और अब वो फील्ड जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में, AI की मदद से कंटेंट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या AI मॉडल पर आधारित सेवाएं, ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, ये 2022-24 में जेनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी या मिड जर्नी जैसे इमेज बनाने वाले टूल के आने से एकदम से सामने आया है। कंपनियां अब इन एआई टूल्स को अपने काम में शामिल कर रही हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2026 तक एडोबी, ओपनएआई जैसे एआई कंटेंट टूल का इस्तेमाल बहुत आम हो जाएगा। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या है यहाँ? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई को सही और सटीक निर्देश देकर मनचाहा आउटपुट जैसे टेक्स्ट, कोड या इमेज तैयार करवाने का हुनर। अच्छा। इसकी और एआई मॉडल को किसी खास जरूरत के लिए तैयार करने, कस्टमाइजेशन की सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। फायदे तो साफ हैं। कंटेंट जल्दी बनता है, कम लागत में प्रोटोटाइप बन जाते हैं। हाँ, और पर्सनलाइजेशन आसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, है ना? कॉपीराइट, नैतिकता, डीप फेक। बिल्कुल, ये चुनौतियां बड़ी हैं। कॉपीराइट किसका होगा, एआई से बने कंटेंट का नैतिक इस्तेमाल कैसे हो, डीप फेक का खतरा और असलीपन मतलब ऑथेंटिसिटी का सवाल। रिपोर्ट मानती है कि भविष्य में एआई टूल्स क्रिएटिव इंडस्ट्री को बदल देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा जो सीधे एआई सेवाएं बेचेंगे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर या एआई कंसल्टेंट। अच्छा। ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग एजेंसियां एआई से वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट बनवा रही हैं। भारत में छोटी एजेंसियां या इंडिविजुअल्स कम कीमत पर लोकल भाषाओं में एआई कंटेंट बनाकर मौके बुना सकते हैं। तो ये तो हुई सीधे तौर पर अपना हुनर या समय बेचने की बात, जिसमें एआई का दखल भी बढ़ रहा है। लेकिन रिपोर्ट एक और बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करती है, खुद का कंटेंट बनाकर एक ऑडियंस तैयार करना और फिर उससे कमाई करना। इसे क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। एकदम सही। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फिर सबस्टैक जैसे न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म्स, पैट्रियन जहां फैंस सपोर्ट करते हैं, ये सब इसी क्रिएटर इकोनॉमी का हिस्सा है। ये 2010 के दशक में सोशल मीडिया और उनके कमाई के नियमों मतलब मोनेटाइजेशन रूल्स के साथ शुरू हुई। 2020 के बाद सब्सक्रिप्शन, ब्रांड डील्स और डिजिटल प्रोडक्ट बेचने से ये और बड़ी हो गई। रिपोर्ट 2026 तक इसके बारे में क्या कहती है? क्या ये और बढ़ेगी? रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक ये काफी मैच्योर हो रही है। प्लेटफॉर्म्स कमाई के ज्यादा तरीके दे रहे हैं, शॉपिंग बटन, सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट वीडियो के साथ साथ लंबे वीडियो भी। अच्छा। क्रिएटर्स भी अब सिर्फ विज्ञापन पर निर्भर नहीं है। वे स्पॉन्सरशिप, फैंस से मिलने वाले टिप्स, पेड कम्युनिटी या अपने कोर्स, मर्चेंडाइज बेचकर कई स्रोतों से कमा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ऑडियंस से सीधा कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल। ऑडियंस से सीधा जुड़ाव और कमाई। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें भी चुनौतियां होंगी। चुनौतियां जबरदस्त। कंटेंट की बाढ़ आ गई है, हर तरफ इतना शोर है। हाँ, वो तो है। प्लेटफॉर्म कभी भी अपनी पॉलिसी बदल देते हैं, जिससे कमाई पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, प्लेटफॉर्म आपकी कमाई का एक हिस्सा मतलब कमीशन भी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। एआई टूल्स कंटेंट बनाना सस्ता कर देंगे, पर ऑडियंस को अब भी असली भरोसेमंद कंटेंट चाहिए, ऑथेंटिसिटी। तो इसका मतलब भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ खास करना होगा, किसी खास विषय पर फोकस। हाँ, रिपोर्ट यही कहती है। जो क्रिएटर्स किसी खास विषय, नीश पर फोकस करेंगे या अपनी एक मजबूत कम्युनिटी बनाएंगे, वे फायदे में रहेंगे। और भारत में ये ट्रेंड और मजेदार है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के क्रिएटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्हें लोकल ब्रांड से अच्छी स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। अच्छा। कंटेंट बनाने की बात चली है तो इसी से जुड़ा एक और पुराना लेकिन अब भी कारगर तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग या किसी खास विषय पर वेबसाइट बनाना। हाँ, ये अमेज़न के एफिलिएट प्रोग्राम के साथ 90 के दशक में शुरू हुआ था और ब्लॉगिंग 2000 के दशक में पॉपुलर हुई। रिपोर्ट कहती है कि 2026 में भी अच्छा एसईओ, किसी खास विषय पर गहरा कंटेंट और सही एफिलिएट ऑफर्स का कॉम्बिनेशन ये काम करता है। यानी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं और बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। बिल्कुल।
आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर प्रमोट करते हैं और अगर कोई आपके लिंक से उसे खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। लेकिन इसमें गूगल के बदलते नियम और एसईओ पर निर्भरता का जोखिम तो रहता ही होगा। बिल्कुल, गूगल कभी भी अपना एल्गोरिथम बदल सकता है, जिससे आपकी साइट की रैंकिंग और ट्रैफिक गिर सकता है। ये बड़ा रिस्क है। तो सिर्फ एसईओ पर निर्भर नहीं रह सकते? नहीं, कंटेंट की क्वालिटी टॉप क्लास रखनी होगी और ट्रैफिक लाने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल लिस्ट जैसे दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करने होंगे। फायदा ये है कि पैसिव इनकम बन सकती है। हाँ, एक बार कंटेंट सेट हो जाए तो एफिलिएट कमीशन से पैसिव इनकम आ सकती है और शुरुआत में लागत भी कम लगती है। एआई का इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या एआई से बने रिव्यूज काम करेंगे? रिपोर्ट का मानना है कि एआई जनित कंटेंट तो बढ़ेगा, लेकिन असली गहरी रिसर्च वाले रिव्यूज और प्रोडक्ट तुलनाओं का महत्व बना रहेगा, शायद बढ़ भी जाए। लोग भरोसेमंद सलाह ढूंढेंगे। हाँ, साथ ही ब्रांड्स अब सीधे अच्छे ब्लॉगर्स या वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप करने पर ज्यादा जोर देंगे, बिचौलियों को हटाकर। और भारत में देखें तो क्षेत्रीय उत्पादों के रिव्यू, Amazon, फ्लिपकार्ट एफिलिएट लिंक्स और लोकल बिजनेस या जगहों के बारे में गाइड लिखना अभी भी काफी कारगर है। अच्छा, अगर कोई क्रिएटर या ब्लॉगर अपनी ऑडियंस बना लेता है तो उसके लिए एक और रास्ता खुलता है, ऑनलाइन कोर्स, पेड वेबिनार या डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, जैसे ई बुक्स या टेम्पलेट्स। एकदम, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे आसान बनाया। अब लोग अपनी विशेषज्ञता मतलब एक्सपर्टीज को पैक करके बेच रहे हैं। 2026 तक रिपोर्ट कहती है ये चलन और बढ़ेगा। लोग खास विषयों या करियर स्किल्स पर पेड कोर्स, छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम या एक्सक्लूसिव कंटेंट वाली पेड कम्युनिटीज बना रहे हैं। एआई यहाँ भी मदद कर सकता है। हाँ, एआई टूल्स यहाँ भी वीडियो या टेक्स्ट बनाने में मदद करके लागत कम कर सकते हैं, पर क्वालिटी और असल वैल्यू देना ही सबसे जरूरी है। इसका बड़ा फायदा तो यही है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसे बार बार बेचकर अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। स्केल करना आसान है। हाँ, स्केलेबिलिटी बड़ा फायदा है, लेकिन शुरुआती मार्केटिंग में पैसा और मेहनत लगती है, कंपटीशन बहुत है और यहाँ भी प्लेटफॉर्म अपनी फीस लेते हैं। भविष्य की बात करें तो रिपोर्ट इशारा करती है कि शायद छोटे किसी एक स्किल पर फोकस करने वाले माइक्रो कोर्सेज और वो कोहोर्ट आधारित कोर्स ज्यादा चलेंगे। कोहोर्ट आधारित मतलब बैच में साथ सीखना? हाँ, जहां लोग एक बैच में साथ सीखते हैं, ये ज्यादा असरदार माने जाते हैं। कम्युनिटी और सर्टिफिकेट का कॉम्बिनेशन भी लोगों को आकर्षित करेगा। भारत में कौन से कोर्स ज्यादा चलते हैं? भारत में परीक्षा तैयारी जैसे सरकारी नौकरी, बैंक एग्जाम और स्किल आधारित जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, स्टॉक मार्केट, इन कोर्सेज का बाजार बहुत बड़ा है। ये तो हुई कंटेंट और जानकारी बेचने की बात। अब आते हैं सीधे सामान बेचने पर। ई कॉमर्स, D2C, प्रिंट ऑन डिमांड या छोटे ऑनलाइन स्टोर। शॉपिफाई और Amazon ने इसे काफी आसान बना दिया है। हाँ, ई कॉमर्स पुराना है, पर शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स ने 2010 के बाद छोटे बिजनेस के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना बहुत आसान कर दिया। D2C ब्रांड्स का चलन भी बढ़ा है। हाँ, जहां कंपनियां सीधे अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया से ग्राहकों को बेचती हैं। प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग भी काफी पॉपुलर हुए। रिपोर्ट 2026 के लिए इसमें क्या खास देख रही हैं? 2026 तक D2C ब्रांड्स खास तरह के यूनिक फिजिकल प्रोडक्ट्स और प्रिंट ऑन डिमांड का बूम जारी रहने का अनुमान है। एआई यहाँ भी मदद कर रहा है। हाँ, एआई टूल्स यहाँ भी मदद कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर मार्केटिंग तक शॉपिफाई, Amazon जैसे मार्केट प्लेसेस छोटे और मझोले उद्यमों को काफी सपोर्ट दे रहे हैं। फायदे तो हैं कि ब्रांड आपका है, कमाई स्केल हो सकती है। बिल्कुल, आप अपने ब्रांड के मालिक होते हैं और राजस्व को स्केल कर सकते हैं। लेकिन इसमें लॉजिस्टिक्स मतलब सामान भेजना, स्टॉक रखना, मार्केटिंग का खर्च, रिटर्न संभालना, ये सब सिरदर्द तो होगा ही। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग, कस्टमर सर्विस और सबसे बढ़कर ग्राहक लाने का खर्च। लेकिन रिपोर्ट एक और ट्रेंड की ओर इशारा करती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और तेज डिलीवरी का महत्व बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, और लोग पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करेंगे।
ब्रांड्स ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल भी अपना सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत की बात करें तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स, रीजनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और खास भारतीय स्वाद वाले खाने पीने के सामान D2C मॉडल या मार्केटप्लेस के जरिए दुनिया भर में अपनी जगह बना रहे हैं। अच्छा, ये सब तो हुए ऐसे तरीके जिनमें कोई स्किल, कंटेंट या प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन क्या उन लोगों के लिए भी कुछ है जिनके पास अभी कोई खास स्किल नहीं है या जो बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? रिपोर्ट माइक्रो टास्किंग और गिग एप्स का भी जिक्र करती है, ये क्या है? माइक्रो टास्किंग मतलब बहुत छोटे छोटे ऑनलाइन काम करना, जैसे किसी इमेज को लेबल करना। अच्छा, बताना कि उसमें क्या है। हाँ, या किसी ऑडियो को लिखना मतलब ट्रांसक्राइब करना, किसी वेबसाइट या ऐप को टेस्ट करना या ऑनलाइन सर्वे भरना। Amazon मैकेनिकल टर्क इसका एक जाना माना प्लेटफॉर्म है। रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक ऐसे कामों की मांग बढ़ रही है, खासकर AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा लेबलिंग में। इसका फायदा तो ये है कि कोई भी शुरू कर सकता है, खास स्किल नहीं चाहिए। हाँ, एंट्री बैरियर कम है, लेकिन इसकी बड़ी समस्या है कि इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, घंटों काम करने के बाद भी कमाई मामूली हो सकती है। इसे स्केल करना मुश्किल है और कभी-कभी काम बहुत उबाऊ या शोषणकारी भी हो सकता है। लेकिन AI ट्रेनिंग के लिए डेटा की जरूरत तो बढ़ेगी। हाँ, भविष्य में AI ट्रेनिंग के लिए अच्छे डेटा की जरूरत बढ़ेगी, तो हो सकता है कि बेहतर पेमेंट वाले और भरोसेमंद माइक्रोटास्किंग प्लेटफॉर्म सामने आए। भारत में ये स्टूडेंट्स या घर पर रहने वालों के लिए थोड़ी पॉकेट मनी कमाने का जरिया जरूर बन गया है। और अब आते हैं 10वें और आखिरी तरीके पर, जिसके बारे में रिपोर्ट खास तौर पर सावधानी बरतने को कहती है। स्टॉक या क्रिप्टो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग या निवेश संबंधी सेवाएं। हाँ, ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म्स ने आम लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना आसान बना दिया। फिर 2010 के बाद क्रिप्टो करेंसी आ गई। रिपोर्ट मानती है कि 2026 तक आम लोगों की भागीदारी ट्रेडिंग में और बढ़ेगी, खासकर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के जरिए। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मतलब शेयर का छोटा हिस्सा खरीदना। हाँ, जहां आप किसी महंगे शेयर का छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो को लेकर तो काफी अनिश्चितता है और जोखिम भी बहुत है। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है कि क्रिप्टो बाजार पर रेगुलेटरी तलवार लटकी हुई है। नियम कभी भी बदल सकते हैं, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। फायदे क्या हैं फिर? फायदे देखें तो हाँ, इसमें तेजी से पैसा बनने की संभावना दिखती है, और अगर सीखकर लंबे समय के लिए निवेश करें तो डिविडेंड या कैपिटल गेन से पैसिव इनकम भी हो सकती है। लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। लोग अक्सर सुनी सुनाई बातों या भावनाओं में बहकर पैसा लगा देते हैं और गंवा बैठते हैं। धोखाधड़ी मतलब स्कैम का खतरा भी बहुत ज्यादा है। तो रिपोर्ट की सलाह क्या है इस पर? सीधी सलाह है, बहुत सावधान रहें, अच्छी तरह रिसर्च करें, सीखें और केवल उतना ही पैसा लगाएं जिसे खोने का आप जोखिम उठा सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रेगुलेटर्स क्रिप्टो पर ज्यादा स्पष्ट नियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत में रेगुलेटेड स्टॉक ब्रोकर्स मौजूद हैं, कुछ जगह फ्रैक्शनल शेयर भी मिलते हैं, लेकिन टैक्स और कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसे जल्दी अमीर बनने की स्कीम समझने की भूल ना करें। ठीक है, ये तो हुए 10 तरीके, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और जरूरी बातें भी हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था कि बाजार के साइज के अनुमानों में फर्क है। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। रिपोर्ट ने पाया कि अलग अलग रिसर्च फर्म्स एक ही सेक्टर के लिए अलग अलग ग्रोथ रेट और मार्केट वैल्यू बताती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये फर्क इसलिए आता है क्योंकि उनकी परिभाषाएं अलग होती हैं, डेटा इकट्ठा करने का तरीका अलग होता है और उनके गणितीय मॉडल भी अलग होते हैं। तो उसका मतलब क्या निकालें? किस पे भरोसा करें? व्यवहारिक सीख ये है कि आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन ट्रेंड साफ है कि इन क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। इसलिए किसी एक रिपोर्ट के नंबर पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय अपनी रणनीति लचीली रखें और कमाई के लिए सिर्फ एक तरीके पर निर्भर न रहें। डाइवर्सिफाई करना मतलब आय के कई स्रोत बनाना हमेशा बेहतर होता है। समझ गया। रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं। हाँ, कुछ बातें जो लगभग सभी ऑनलाइन कामों पर लागू होती हैं। पहला, रीजनल भाषा का कंटेंट। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। इसमें क्रिएटर्स, टीचर्स, ब्लॉगर्स सबके लिए मौके हैं। दूसरा, पेमेंट गेटवे, KYC और टैक्स के नियम समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, भारत में कम कीमत वाले मोबाइल पर आसानी से चलने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज और छोटे फॉर्मेट के वीडियो जैसे रील्स ज्यादा चलते हैं। और अगर कोई आज शुरू करना चाहे तो रिपोर्ट कोई एक्शन प्लान भी देती है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ,
एक प्रैक्टिकल प्लान सुझाया गया है। पहले कोई 1-2 स्किल चुने जिसमें रुचि हो या जो सीख सके। 2, उसका एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए, कुछ सैंपल काम या एक छोटा डेमो कोर्स। 3, फिर कोई एक प्लेटफॉर्म चुने और उस पर फोकस करें। शुरुआत में सब जगह हाथ ना डालें। नहीं, एक से शुरू करें। 4, थोड़ी शुरुआती मार्केटिंग करें, बेसिक SEO, कोई एक सोशल मीडिया। 5, जब थोड़ी कमाई शुरू हो जाए तो धीरे धीरे आय के दूसरे स्रोत जोड़ें। ठीक है। आखिर में रिपोर्ट कुछ रिस्क और एथिक्स के बातें भी याद दिलाती है। हाँ, कुछ जरूरी चेतावनियां हैं। AI टूल्स इस्तेमाल करते समय कॉपीराइट और क्रेडिट देने का ध्यान रखें। और डीप फेक। हाँ, डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करें। निवेश या ट्रेडिंग में सिर्फ सरप्लस पैसा लगाएं, जिसके डूबने से ज्यादा फर्क न पड़े। बिल्कुल। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले उसके नियम, शर्तें, फीस, पेमेंट पॉलिसी, ये सब ध्यान से पढ़ लें। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा और रिपोर्ट का निचोड़ क्या है? 2026 में घर बैठे कमाई का भविष्य कैसा दिख रहा है? रिपोर्ट का निष्कर्ष काफी सधा हुआ है, मैं कहूंगी। पहली बात, 2026 में घर बैठे कमाई के कई असली और ठोस रास्ते मौजूद हैं। फ्रीलांसिंग, क्रिएटर इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, AI आधारित सेवाएं और डिजिटल प्रोडक्ट इनमें सबसे आगे दिखते हैं। दूसरी बात, AI एक बड़ा गेम चेंजर है। ये लागत कम करेगा, काम तेज करेगा, लेकिन साथ ही मौलिकता, असलीपन और कम्युनिटी बनाने की अहमियत और बढ़ जाएगी। AI के साथ काम करना सीखना होगा। हाँ, ये फायदेमंद होगा। तीसरी बात, जैसा हमने देखा, मार्केट के अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी एक ट्रेंड पर दांव लगाने के बजाय आय के स्रोतों में विविधता लाना ही समझदारी है। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, और चौथी बात, भारत के संदर्भ में रीजनल भाषा का कंटेंट, परीक्षा तैयारी या स्किल आधारित ट्यूटरिंग कोर्स और किफायती D2C प्रोडक्ट खास मौके दे रहे हैं। तो ये थी 2026 में घर बैठे ऑनलाइन कमाई के 10 तरीकों पर हमारी आज की बातचीत। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने देखा कि कैसे स्किल आधारित काम, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स और यहां तक कि निवेश के तरीके भी बदल रहे हैं, खासकर AI के आने से। और ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे कमाई के ये नए तरीके आम हो रहे हैं, क्या हमारे लिए काम का मतलब ही बदल रहा है? क्या भविष्य में पारंपरिक 9 से 5 नौकरी की जगह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, अपनी क्रिएटिविटी पर आधारित काम और लगातार सीखते रहने का एक मिला जुला रूप ले लेगा? और अगर ऐसा है तो लोग इस बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद।